नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो अच्छा खासा ग्रोथ तो दिखा रहे हैं लेकिन उनके इक्विटी में डाइल्यूशन नहीं हो रहा है। अब इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब सिंपली सा ये होता है कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या साल दर साल ग्रो कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं लेकिन उनका इक्विटी डाइल्यूट नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो बढ़ नहीं रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ने से होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उसका प्रॉफिट 100 रुपये का होता है और अगर उसका शेयर होल्डर सिर्फ 2 ही है तो उन दोनों आदमी में जो प्रॉफिट है 50-50 करके डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन अगर ये 2 शेयर होल्डर्स के बजाय अगर 10 शेयर होल्डर आ जाए तो आपका जो प्रॉफिट है वो 50 रुपये से घट के 10 रुपये आ चुका है। पूरी कंपनी ने तो ठीक ही प्रॉफिट किया लेकिन पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर को 50 रुपये जो पहले मिल रहा था अब वो घट के 10 रुपये आ चुका है। तो इसको बोलते हैं हम इक्विटी डाइल्यूशन। अब आपने देखा होगा अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने आईडीसी फर्स्ट बैंक में पैसा डाला होगा। तो आईडीसी फर्स्ट बैंक का प्रॉफिट अच्छा खासा होने के बाद भी ग्रोथ हमें देखने क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसका इक्विटी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है। जो कंपनी है वो हर साल ईसॉप्स में कुछ ना कुछ शेयर्स देती रहती है अपने एम्प्लॉयज़ को और हर कुछ क्वार्टर में वो नया कैपिटल रेज करती है जिसके बदले उनको नए शेयर्स को जारी करना पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं इक्विटी डाइल्यूशन, जिसके वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस में ग्रोथ नहीं हो पाता। अगर कंपनी प्रॉफिट भी करेगी तो भी शेयर प्राइस उतना मूव नहीं करेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ चुके हैं, यानी शेयर्स का सप्लाई बहुत ज़्यादा आ चुका होता है। तो हमें कैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ग्रोथ तो अच्छा खासा दिखा रहे हैं लेकिन डाइल्यूशन उसमें बहुत कम हो रहा है। तो वैसे ही कुछ कंपनीज मैंने फिल्टर आउट किया है, उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फिल्टर करने के लिए आप खुद भी चीज़ कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, तो स्क्रीनर में आपको आना है और यहाँ पे आपको टॉप राइट में दिख जाएगा लेफ्ट साइड में स्क्रीनर, फीड, स्क्रीन्स और टूल्स। आपको यहाँ पे स्क्रीन्स में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे नीचे पॉपुलर थीम्स बोल के आपको नजर आएगा। आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये जो फिल्टर है ये रेडीमेड मिल जाएगा। आपको सिलेक्ट करना है ग्रोथ विदाउट डाइल्यूशन। अब यहाँ पे नीचे आके आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो इसका जो कोड लगा हुआ है, यानी कि जो यहाँ पे एल्गोरिथम लगा हुआ है वो क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो होने चाहिए वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 साल पहले, यानी कि 10 साल में नंबर ऑफ शेयर्स जो है बढ़ने नहीं चाहिए। इसका मतलब वही है कि इक्विटी को डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेल्स ग्रोथ जो पिछले 10 साल का है वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी डबल डिजिट में आपको सेल्स का ग्रोथ दिखना चाहिए, यानी ग्रोथ ठीक ठाक दिख रहा है। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होना चाहिए, मतलब कि जो आपको आरओसी है, जिसको हम आपने जो पैसा लगाया बिजनेस में उस पर आपने कितना रिटर्न कमाया, वो कम से कम 10 साल में 10% के ऊपर होना चाहिए, यानी 11, 12, 15, 16 जितना भी हो अच्छा रहता है हमारे लिए। एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो 100 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। तो ये एक सिंपल सा फिल्टर लगाया हुआ है ताकि बहुत ज़्यादा छोटी कंपनीज उसमें ना आ जाए। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सिर्फ एक फिल्टर है। इस फिल्टर के बेसिस से मुझे जो कंपनी अच्छे लगते हैं उनके ऊपर मैंने डिस्कस किया है, लेकिन आपको इन सारे कंपनीज़ को एज ए रिकमेंडेशन नहीं लेना है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट की तरह लेना है। हो सकता है कि आपको ये कंपनी पसंद आए, इसके बदले आपको दूसरा कंपनी पसंद आ जाए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा सिंपल मतलब यही है कि आप इसको एक एजुकेशन पर्पस के लिए लीजिए और आप खुद भी सीखिए कि किस तरीके से आप न्यू कंपनीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने इन जो लिस्ट आप देख रहे हैं बहुत सारा लिस्ट है, उसमें से यहाँ पे ये पहला पेज है, ऐसे 26 पेजेस है। तो आपको यहाँ बहुत सारे कंपनीज के लिस्ट आ जाएंगे, उनमें से मैंने 3 यहाँ पे निकाला हुआ है। तो पहला हम डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पहला जिसका नाम है किंगफा साइंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं द कंपनी इज प्रायोरिटाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफरिंग्स एज ऑटो OEM कंटिन्यू टू लॉन्च न्यू मॉडल्स फॉलोइंग द कमर्शियलाइजेशन ऑफ फ्लेम रिटार्डेंट कंपाउंड्स फॉर द 2-wheeler सेगमेंट इन FY23 इट इज नाउ डेवलपिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स फॉर द 4-wheeler इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। Additionally, it conducts in-house workshop at leading EV manufacturing campuses to demonstrate its product offering. इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देख सकते हैं, पुणे में है, पुडुचेरी में है, मानेसर में है, जहाँ पे ये अपने मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी का काम मुझे ठीक ठाक लग रहा है। इन्वेस्टर्स में अगर आप आके देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास अराउंड 75% है, जो कि एक ठीक ठाक स्टेक होल्ड कर रही है। FIs के पास 6% स्टेक है, जो कि इतनी छोटी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा खासा बात है। आप देख सकते हैं किंगफा ओनली 3300 करोड़ की कंपनी है, 3000 के आसपास का। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है और इसमें अगर FI 6% होल्ड कर रहे हैं तो जरूर कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छा बात है ही। पब्लिक के पास देखें तो अराउंड 18% तक का स्टेक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है पब्लिक जो है ये आपकी मेरी तरह नहीं है, ये बड़े बड़े जाने माने इन्वेस्टर्स है। जैसे मुकुल महावीर अग्रवाल ये अराउंड 2.48% का होल्ड करते हैं। पन्ना लाल भंसाली ये भी एक इन्वेस्टर है जो कि 1% होल्ड कर रहे हैं। वी राजकुमारी 1% होल्ड करते थे लेकिन अब वो निकल चुके हैं। राजकुमारी विमल चंद एक नए इन्वेस्टर है जिन्होंने अभी एंट्री किया है और उनके पास अराउंड 1.02% तक का स्टेक है। बैलेंस शीट में अगर आके देखें तो देख सकते हैं रिजर्व्स कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है और पिछले क्वार्टर में 641 करोड़ का रिजर्व था और जो डेट है वो ओनली 46 करोड़ का है।
यानी कंपनी टोटली डेट फ्री है। अगर हम देखें तो रिजर्व के सामने डेट कुछ भी नहीं है और प्रॉफिट कंपनी लगातार अच्छा खासा कर रही है। आप देख सकते हैं पिछले एक साल में कंपनी ने लगभग 216 करोड़ तक का प्रॉफिट किया है, जो कि हाईएस्ट एवर अभी तक का। अब एक बार चार्ट में आके देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर पहले भी एक बार वीडियो बनाया था, तब इसका प्राइस अराउंड 1900 के आसपास चल रहा था, लेकिन वहाँ से स्टॉक ने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया। इसने अराउंड 60% तक का रिटर्न दे दिया। उसके बाद अभी के मार्केट के करेक्शन में हमको यहाँ पे डाउन आता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि अगर नीचे आता भी है तो इसका सपोर्ट कहाँ तक हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। ये क्लियर हमें एक अप ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे। तो कंपनी अगर मान लीजिए नीचे आता है, क्योंकि पूरा मार्केट ही गिर रहा है, तो इसमें डाउनफॉल आना लाजमी है, क्योंकि छोटी कंपनी है तो इसमें जब डाउनफॉल आता है तो भी काफ़ी अच्छा खासा आता है। तो अगर नीचे आता है यहाँ पे तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो बनता है आपका 2500 के आसपास, और स्टॉक फिलहाल चल रहा है 27 के आसपास। तो यहाँ से अगर मैं करेक्शन देखूँ तो और आपको यहाँ पे 10-12% तक का करेक्शन हो सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। अगर 2500 के आसपास मिलता है तो स्टॉक को आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यूशन अभी थोड़ा महंगा है। आप यहाँ पे देखिए स्टॉक का प्राइस टू 23 का है, तो बहुत महंगा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनी है तो 23-25 के आसपास का पी तो मिलना ही चाहिए। लेकिन बुक वैल्यू के ऊपर देखें तो सिर्फ 540 का बुक वैल्यू है और करेंट प्राइस 2700 का है, यानी आपको अराउंड 5 गुने का प्राइस टू बुक पे मिल रहा है। लेकिन जो हाई ग्रोथ कंपनी होती है वो थोड़ा महंगे वैल्यूएशन पे ही मिलते हैं, लेकिन आपको फिर भी देख लेना है। मेरे ख्याल से 2500 के आसपास मिलता है तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। फिलहाल इसको अपने वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं। तो ये था हम लोग का पहला स्टॉक किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम दूसरे स्टॉक की तरफ, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, वो है CDSL। अब CDSL में क्या है दोस्तों, इसने काफ़ी अच्छा खासा हाई अप का लगाया था, लेकिन वहाँ से हमको इसमें करेक्शन अभी देखने के लिए मिला है अराउंड 39% तक का, यानी बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। और जिस जगह पे हमको फिलहाल ये मिल रहा है वो एक हल्का सा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। आप ये देख सकते हैं जो कैंडल बना है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और ये कैंडल हम लोग का जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसके नीचे हमको ब्रेकडाउन मिल जाता है तो हम लोग का स्टॉक और भी नीचे आ सकता है, शायद 1000 तक को टच कर सकता है। और अगर यहाँ से करेक्शन देखिए 1000 मतलब कितना होगा, तो अराउंड आपको 8 to 10% का करेक्शन और देखने मिल सकता है। लेकिन CDSL दोस्तों आपको पता होगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है हमारे स्टॉक मार्केट के लिए। जब तक स्टॉक मार्केट है तब तक CDSL का काम खत्म नहीं होगा, उल्टा फ्यूचर को ग्रोथ देता ही रहेगा। अगर हम इसका वैल्यूशंस अगर देखें तो थोड़ा महंगा हमको जरूर मिल रहा है, 45 का पी है, और बुक वैल्यू अगर देखें तो बहुत ज़्यादा महंगा है, 73 का बुक वैल्यू है, और करंट प्राइस 1200 का चल रहा है, यानी 10 गुना से भी ज़्यादा के प्राइस टू बुक पे हमको मिल रहा है। लेकिन आप इसके नंबर्स देख सकते हैं, ROC ROE बहुत ही फिनोमिनल है, 40% है, 31% है, तो इसलिए ये थोड़ा आपको महंगा मिल रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस में आके देखें तो उसका प्रॉफिट अभी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हैं 2021 में 200 करोड़ था, फिर 365 करोड़ हुआ, फिर अभी इसका 663 करोड़ पे चल रहा है, यानी प्रॉफिट कंटिन्यूसली इसका बढ़ते हुए हमको नजर आ रहा है, कहीं पर डिक्रीज नहीं दिख रहा है। बैलेंस शीट में आके देखें तो इसमें डेट बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 1 करोड़ का है, और वहीं पे रिजर्व आपका 1300 करोड़ का है, यानी कंपनी टोटली डेट फ्री है। इन्वेस्टर्स में आके देखें तो प्रमोटर्स के पास अराउंड 15% है, FIs के पास 17% है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कंपनी कितनी बड़ी है, 25,000 करोड़ की कंपनी है, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है, लेकिन इसमें आपका FIs का 17% तक का स्टेक है, जो कि हमको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। DIs का देखें तो उनका थोड़ा डिक्रीज हुआ है, 19% हो गया है, और पब्लिक का देखें तो 48% पे आ चुका है। तो इस कंपनी में मुझे सिर्फ एक ही नेगेटिव दिख रहा है कि पब्लिक का स्टेक बहुत ज़्यादा है, इसमें 48% तक के आसपास का है, लेकिन बाकी जो प्रमोटर्स है, FIs है, DIs है, उनका स्टेक भी ठीक ठाक है। तो इस कंपनी के ऊपर भी नज़र बना के रखिए। अगर वैल्यूशन वाइज देखें तो थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन अगर ये हमको 1000 के आसपास मिलता है तो बहुत ही अच्छा खासा बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है जो फ्यूचर में हमेशा ऐसा काम रहेगा ही रहेगा। स्टॉक मार्केट जब तक है तब तक CDSL रहेगा, तो ऐसा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, खास करके तब जब वो अपने टॉप से अराउंड आपको कितना करेक्शन मिल रहा है, 39% के करेक्शन पे मिल रहा है। तो CDSL के बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है GM Pfaudler, और ये भी एक पॉपुलर स्टॉक है, ऐसा अननोन स्टॉक नहीं है। इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दिया है। इसका अगर हम वैल्यूशंस देखें तो 47 का पी है, थोड़ा महंगा है, बुक वैल्यू 229 का है, और करंट प्राइस 1100 का है। तो स्टॉक किसी भी एंगल से आपको सस्ता तो नहीं मिल रहा है, इसमें काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने मिला है, लेकिन फिर भी स्टॉक सस्ता नहीं है। आप पिछले 5 साल में देख सकते हैं स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है। जहाँ पे इसने हाई 1900 का लगाया था, 2000 का लगाया था, वहाँ से घटकर अभी ये 1200 के आसपास का मिल रहा है, यानी इसमें करेक्शन आपको अच्छा खासा दिखा है, लेकिन इसमें प्राइस करेक्शन से ज़्यादा इसमें टाइम करेक्शन हुआ है। आप देख सकते हैं 5 साल में ये एक ही जगह पे घूम रहा था। बैलेंस शीट में अगर आके देखें तो इसका रिजर्व्स काफ़ी अच्छा खासा है, 1000 करोड़ का है, और बोरोविंग्स इसका 936 करोड़ का है।
तो बोरोविंग इसमें थोड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पर है, आराम से कंपनी इसको मैनेज कर सकती है। इन्वेस्टर्स में अगर आके देखें तो प्रमोटर्स के पास 25% है और एफआईएस के पास 19% है, जो कि उन्होंने फिलहाल इसको इंक्रीज़ किया है। एक टाइम पे एफआईएस के पास 26% तक का स्टेक था, लेकिन वो बीच में घट के 14% तक आ गया। अब लेकिन वापस से यहाँ पे डीआईएस ने उठाना स्टार्ट किया है, 19% पे लिया है। डीआईएस का देखें तो उनके पास 14% तक का स्टेक है और पब्लिक के पास 40% का स्टेक है। और इस पब्लिक में भी देखें तो यहाँ पे पिटोनिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बोल के है, उनके पास 8% तक का स्टेक है। तो पब्लिक के पास अराउंड 32% का स्टेक है, ज़्यादा नहीं है। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ठीक ठाक है। बैलेंस शीट में हमने देखा कि इसका डेडी बहुत ज़्यादा नहीं है और इन्वेस्टर्स भी हमको ठीक ठाक ही लग रहा है। अब एक बार आके हम इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं कि वो हमें क्या दिखाता है। ओके, तो क्लियरली ये हमें एक सपोर्ट के पास नजर आ रहा है, ये इसका एक लास्ट सपोर्ट है और स्टॉक फिलहाल हमको वहीं पे मिल रहा है। तो अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन दे देता है तो स्टॉक फिर और भी नीचे आ सकता है और वो लेवल 646 तक का हो सकता है। तो अगर इसमें करेक्शन आता है तो बहुत ज़्यादा करेक्शन आ सकता है। तो आपको इसमें अगर ट्रेड लेना भी है तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का साथ लेना है। मेरे ख्याल से इस जगह पे अगर बाइंग करते हैं तो यहाँ से 5% का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड हमारा फेवरेबल नहीं है। आपको यहाँ पे अगर रिवार्ड मिलता है, अगर स्टॉक परफॉर्म कर जाता है तो आपको यहाँ पे 97% तक का प्रॉफिट हो सकता है, यानी डबल हो सकता है स्टॉक। लेकिन अगर यहाँ पे गिरता है तो यहाँ पे 50% तक का लॉस भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो 5-10% तक का स्टॉप लॉस लगाइए और वो अगर हिट करता है तो आप वहाँ पे स्ट्रिक्टली निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो अगर इसको ब्रेकडाउन दे देता है तो नीचे बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है, 600 तक के लेवल हमको देखने मिल सकता है। और जब मार्केट करेक्ट होता है तो करेक्शन का कोई लिमिट नहीं होता, बहुत ज़्यादा करेक्शन हो सकता है। वैसे कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स काफ़ी ठीक है, लेकिन इसे बाय करना है कि नहीं करना है वो डिसीजन आपका अपना खुद का होना चाहिए। तो ये 3 स्टॉक हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोज़ कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।